परी, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने के लिए, प्लीज़ मुझे फ़ोर्स मत करो, तुम तो चली जाओ। अलीसा इफ़रा की जानिब देखते हुए बोली, जो पिछले 1 घंटे से मुसलसल अलीसा को मनाने की कोशिश कर रही थी, जो जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। भाभी प्लीज़ चले ना, आप बाहर का माहौल देखेंगी तो आप फ्रेश हो जाएँगी, आपकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। प्लीज़ अब मेरी बात मान लें, मेरी खातिर सिर्फ़ एक बार। इफ़रा बहुत मासूम सी शक्ल बनाकर अलीसा की जानिब देखते हुए बोली, परी तुम फ़िज़ूल ज़िद मत करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं घर ही रहूँगी। अलीसा ने फिर से इनकार किया। तो आप नहीं जाएँगी भाभी? इफ़रा उदासी से बोली तो अलीसा ने इफ़रा की तरफ देखे बगैर ही ना में सर हिलाया। ठीक है भाभी, आपकी मर्ज़ी, आइंदा मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगी। इफ़रा अलीसा से बोलती उठ खड़ी हुई तो अलीसा ने नसें उठाकर इफ़रा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर उदासी साफ नज़र आ रही थी। मतलब वो अलीसा के इनकार से हर्ट हुई थी। अच्छा रुको, आ रही हूँ मैं, चेंज कर लूँ? अलीसा बोलती चेंज करने के लिए चली गई, जबकि इफ़रा अलीसा को मानते देखकर खुशी से उछल ही पड़ी थी। वो लोग हवेली से निकल चुके थे। फ्रंट सीट पर इफ़रा और जहांज़ेब और पीछे अलीसा सबा बैठी हुई थी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। अलीसा विंडो से बाहर के नज़ारे देख रही थी, जबकि सबा अपने मोबाइल पर मसरूफ़ थी। भाभी आप ठीक हैं? इफ़रा ने अलीसा की जानिब देखते हुए पूछा। अलीसा ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया और दोबारा विंडो स्क्रीन के बाहर के नज़ारे देखने लगी। वो उन सब से बिल्कुल बेनियाज बैठी थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था उसे क्या हो रहा है। उसका दिमाग एकदम सुन सा पड़ रहा था, जैसे कुछ समझ ही ना आ रही हो। और ये भी सब सबाही की करामत थी। जब इफ़रा अलीसा को मनाने के लिए उसके कमरे में गई थी, तो मुलाजमा को बोलकर गई थी कि अलीसा के लिए दूध गर्म करके लाएं, क्योंकि उसे टैबलेट खानी थी। और ये सबा ने सुन लिया था, इसलिए उसने उस दूध में कोई दुआ मिला दी थी, जिसे पीने के बाद अलीसा को अपना दिमाग सुन होता महसूस हो रहा था। उसके आसपास क्या हो रहा है उस सबसे बेनियाज सी वो। जहाँ ज़ेब ने उन तीनों को बहुत से बाग, खेतें और वहाँ पर मौजूद ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई थीं, जो बहुत खूबसूरत थीं। यकीनन अगर अलीसा को अपना होश होता तो वो इस खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होती, लेकिन वो बुझी बुझी सी थी, ढीली ढीली सी थी। और उसे ऐसे देखकर इफ़रा और जहाँ ज़ेब बहुत परेशान हो रहे थे। इफ़रा को तो अलीसा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए जहाँ से उन लोगों को अपने खेतों में ले आया, जहाँ औरतें पानी भर रही थीं और उनके कुछ बच्चे और कुछ बच्चियाँ वहाँ पर खेल कूद रहे थे। वहाँ पर काफ़ी रौनक लगी हुई थी। इफ़रा को ये जगह बहुत पसंद थी, इससे इफ़रा अलीसा और सबा को लेती वहाँ पर चली गई, जबकि जहाँ से खेतों में काम करते मर्द हजरात की तरफ चला गया। इफ़रा काफ़ी देर से मुकसिम से रब्ता करने की कोशिश कर रही थी। उसकी कोशिश थी कि वो मुकसिम को अलीसा की तबीयत के बारे में बताए, जो कल रात से गायब है। और वो सुबह से बार-बार मुकसिम का नंबर ट्राई कर रही थी, और अब खुशकिस्मती से मुकसिम का नंबर ऑन हो ही गया था और उसने इफ़रा की कॉल रिसीव कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। कॉल रिसीव होते ही इफ़रा ने सलाम लिया। वालेकुम सलाम। खैरियत? तुम सुबह से कॉल्स कर रही थी और तुम्हारी भाभी किधर है? उनका फ़ोन क्यों बंद जा रहा है? मुकसिम ने एक ही बार में तीनों तो सवाल कर डाले, जबकि अलीसा का पूछने पर इफ़रा मुस्कुरा दी। मतलब उसका अंदाज़ा गलत था। मुकसिम उससे बिल्कुल गाफिल नहीं हुआ था, बल्कि वो तो अपने ही काम में उलझ गया था, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ सका था। और लीसा की फ़िक्र तो उससे बहुत ज़्यादा थी। मुकसिम की बात करने के अंदाज से ही वो सब समझ चुकी थी। जी भाई, सब खैरियत थी। आप कल रात से घर वापस नहीं आए और भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं। कल से आज सुबह से ही वो कुछ ठीक नहीं लग रही, ना ही वो किसी डॉक्टर के पास जाने को तैयार है। बीजान की इजाज़त से हम सब बाहर आए हैं, और बाहर आने पर भी भाभी की तबीयत वैसी की वैसी है, और ना ही किसी चीज़ की तरफ देख रही हैं। मुझे उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। भाई आप प्लीज़ जल्दी वापस आ जाएं और भाभी को देखें आकर। इफ़रा ने मुकसिम को सच्चाई से सारी तफसील बताई, क्योंकि वो कुछ भी छुपाना बिल्कुल नहीं चाहती थी। कहाँ है तुम्हारी भाभी? मुकसिम ने अगला सवाल किया। जी वो यहाँ ही है, रुके मैं आपकी बात करवाती हूँ। इफ़रा बोलते अलीसा की जाने बढ़ी और अलीसा की तरफ फ़ोन बढ़ाया तो अलीसा ने नासमझी से नज़र उठाकर इफ़रा की जानिब देखा। इफ़रा ने फ़ोन पकड़ने का इशारा किया। अलीसा ने फ़ोन पकड़कर कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। अलीसा ने हल्की सी आवाज़ में सलाम लिया, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि कॉल किसकी है। वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसे तबीयत है आपकी? फ़ोन में से मुहसिन की भारी गंभीर आवाज़ सुनाई दी। जी ठीक है, अलीसा ने मुनासिब सी आवाज़ में जवाब दिया। तो उसे ऐसा बात करता देखकर मुहसिन बेचैन सा हुआ। मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनना। मुहसिन का लहजा एकदम से संजीदा हुआ था, क्योंकि सामने खड़े दाद की तरफ से जो इशारा मुहसिन को मिला था, उससे मुहसिन की परेशानी दुगनी हो गई थी। जी, अलीसा ने हल्की सी आवाज़ से जवाब दिया। तुम इस वक्त जहाँ पर भी हो वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलोगी। तुम्हारे करीबी इफ़रा और जहांज़ेब मौजूद हैं।
कुछ भी हो जाए तुम इन दोनों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगी। चाहे तुम्हें कोई कुछ भी बोले, यहीं पर रुकोगी। आई समझ? मुक्सिम दाद को इशारा करते गाड़ी में बैठा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अलीसा को जवाब न देता देखकर मुक्सिम सख्त लहजे में बोला, जी जी। अलीसा ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। मैं कुछ ही देर में पहुंच रहा हूं। तुम अच्छी? मुक्सिम की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब कॉल कट गई। शिट। मुक्सिम ने अपना बंद फोन देखकर डैशबोर्ड पर फेंका। दाद अपना फोन दो, जल्दी। मुक्सिम का लहजा खतरनाक हद तक संजीदा था। दाद ने फौरन अपना फोन मुक्सिम की जाने बढ़ाया तो मुक्सिम ने जल्दी पकड़कर जहां से वो कॉल मिलाई जो तीसरी बेल पर उठा ली गई। हेलो। फोन के स्पीकर में जहांसेब की आवाज गूंजी। कहाँ पर हो तुम? मुक्सिम काफी सीरियस अंदाज में बोला। मैं खेतों में हूँ। क्या हुआ है? सब ठीक है? जहांसेब को फिक्र लाहक हुई। अलीजा किधर है? अगला सवाल पूछा गया। वो औरतों की साइड पर है, इफ्रा और सबा के साथ। हुआ क्या है? तुम कुछ बताओगे? जहांसेब को उसका लहजा फिक्रमंद कर रहा था। जाओ जल्दी उन्हें लो और हवेली पहुंचो। जल्दी निकलो यहाँ से। मुक्सिम अब की बार इस तरीके से बोला कि जहांसेब वहां से भागा। तुम कुछ बताओगे? हुआ क्या है? जहांसेब भागते हुए बोला। बकवास बंद करो अपनी और उन्हें लेकर निकलो यहाँ से। गांव में हावर के बंदूक को देखा गया है। अलीजा की जान को खतरा है। निकलो, लेकर उन्हें वहां से। मुक्सिम दौड़ा तो जहांसेब फोन बंद करता और तेजी से भागा। बीबी, वो मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है। आप उससे मिलने वो चल नहीं सकती। औरत इफ्रा के करीब आती हुई बोली। कहाँ है आपकी बेटी? इफ्रा इर्द गिर्द नजर घुमाती हुई बोली। वो जी उस दरख्त के पास। उस औरत ने कुछ फासले पर मौजूद दरख्त की तरफ इशारा किया। भाभी, मैं बस अभी आई। इफ्रा मुस्कुराकर बोलती उठी और उस औरत के साथ चल दी। इफ्रा के जाते ही सभा उठी और अलीसा के करीब आई। तुम अकेली बैठी हो? चलो आओ, हम वहाँ फूल देखते हैं। सभा दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोली तो अलीसा ने नाम में सर हिलाया। ओ कम ऑन, उठो भी। सभा उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती साथ ले जाने लगी। शायद यही उस दवा का असर था जो बंदे में सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म कर देता है और वो किसी के इशारों पर चलने लगता है। सभा अलीसा को लिए दूसरी जानिब आई जहाँ कोई एक बंदा भी मौजूद नहीं था। सभा ने किसी को इशारा किया तो वो दो आदमी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते अलीसा के पीछे आकर ठहरे और एक आदमी से एक रुमाल अलीसा के मुंह पर रख दिया, जिससे अलीसा ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की मगर कुछ ही देर में उसकी मजम्मत दम तोड़ गई और वहीं होशो हर्ज से बेगाना हो गई। जहाँ से भागता हुआ उस जगह पर आया जहाँ पर वो उन तीनों को छोड़ कर गया था, मगर वहां पर उससे कोई भी नजर न आया, जबकि थोड़ी फासले पर सबा उसे अपनी तरफ आती दिखाई दी। सबा, इफ्रा और अलीजा कहाँ पर हैं? जहांसेब ने परेशानी के आलम में सफा से पूछा। पता नहीं भाई, मैं तो पानी पीने गई थी। वो दोनों इधर ही बैठी थी। मुझे नहीं मालूम कि वो दोनों किधर गई। सफा ने मक्कारी से झूठ बोला। क्या हुआ है भाई, सब ठीक तो है? आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? सफा अपने चेहरे पर झूठी परेशानी लाते हुए बोली। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। जहांसेब बोलता दूसरी तरफ को भागा जबकि सफा के चेहरे पर एक पल के लिए फातहाना मुस्कुराहट आई और फिर गायब हो गई और वो भी जहांसेब के पीछे चल दी। आखिर उससे अब ड्रामा तो करना था परेशानी का, सबकी नजरों में थोड़ी ना आना था उसे। जहांसेब दूसरी तरफ आया तो वहां पर कुछ फासले पर बच्चों के दरमियान इफ्रा बैठी हुई दिखाई दी तो तेज से इस कदम लेता इफ्रा की तरफ बढ़ा। इफ्रा, अलीजा कहाँ पर है? जहांसेब इफ्रा के सर पर खड़ा होता परेशानी के आलिम में बोला तो उसे परेशान देखते इफ्रा भी फौरन उठ खड़ी हुई। भाभी तो इधर ही थी, सभा के साथ ही, और मैं यहाँ तो इस बच्चे से को देखने आई थी। क्या हुआ है? भाभी कहाँ पर है? इफ्रा को अलीसा ना दिखाई दी तो वो भी परेशान हो गई और जहांसेब से पूछने लगी। अलीसा मेरे साथ जरूर थी लेकिन मैं तो पानी पीने गई थी और जब मैं वापस आई तो वहां पर कोई नहीं था सवाए भाई के। सभा ने अपनी सफाई पेश की। बेवकूफ लड़की, तुम उसके पास ही रहती। तुम वहां से क्यों गई? जहांसेब इफ्रा की तरफ देखता दाड़ा तो इफ्रा उसके धारने से खौफ से कांपने लगी। जहांसेब, इफ्रा ने कुछ बोलना चाहा। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से उसकी जान खतरे में आ चुकी है। जहांसेब इफ्रा की तरफ दिखता गुर्राया तो इफ्रा की आंखें बेसाख्ता नम हुई। इफ्रा से नसें हटाते जहांसेब ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल मिलाई और कदम आगे की जाने बढ़ाए जबकि पीछे खड़ी इफ्रा और सबा को अपने पीछे आने का इशारा किया तो दोनों उसके पीछे निकल दी। हेलो, मेरी बात सुनो कान खोलकर। इस गांव से कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। हर जगह पर अपने आदमियों को फैला दो। हमारे गांव में हावर के आदमी दाखिल हुए हैं। अगर उनमें से कोई एक भी इस गांव से बाहर चला गया तो तुम सबकी मौत मेरे हाथों पक्की है।
जहाँ से फ़ोन कान से लगाता हाथ से ऊंची आवाज़ में दहाड़ा और फ़ोन बंद करके अपनी जेब में रखता गाड़ी में बैठ गया। जबकि उसके बैठते ही वो दोनों भी बैठ चुकी थी। पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाता जहाँसेब हवेली पहुंचा। हवेली के आगे गाड़ी रोककर जहाँसेब ने उन दोनों को उतरने का इशारा किया तो वो दोनों उतर गई और हवेली के अंदर चली गई। उनकी हवेली के अंदर जाते ही जहाँसेब ने सन से गाड़ी दौड़ाई। कहाँ मरे थे तुम? तुमसे एक उसकी रखवाली नहीं हो सकी। अगर उससे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जहाँसेब की दी की खबर सुनते ही मुकसिम अपने आपे से बाहर होता गुस्से से दहाड़ा। कुछ नहीं होगा उसे। हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। कोई भी इस गांव से बाहर नहीं जा सकता। मैं गांव की हदूद पर खड़ा हूँ। यहाँ से जाने वाला हर शख्स अपनी जान से जाएगा। जहाँ से मुकसिम को हौसला देते हुए बोला, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं था कि वो कहाँ से हौसला कर सकता था। अलीसा के मामले में उसका बस नहीं चल रहा था कि वो 1 मिनट की भी देर किए बगैर उठकर गांव पहुंचे और उस शख्स का सीना गोलियों से छलनी कर दे जिसने उसकी इज्जत की तरफ आंख उठाकर देखा है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। दाद, गाड़ी तेज चलाओ। मुझसे फ़ोन बंद करता दाद को हुक्म देते हुए बोला तो दाद ने गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर दी, जो पहले ही काफ़ी हद तक तेज़ थी। और अब गाड़ी हवाओं से बातें करती जा रही थी क्योंकि दाद को अलीसा बहुत पसंद थी। उसकी कोई बहन नहीं थी, मगर वो बिल्कुल उसे अपनी बहन की तरह लगती थी और अपनी बहन की तरह ही अजीज़ थी। इफ़रा जब से घर वापस आई थी तब से रोज़ ही जा रही थी। 1 मिनट को भी ऐसा नहीं था जब वो चुप हो गई हो, जबकि उसे ऐसे रोता देखकर घर वाले मज़ीद परेशान हो गए थे। परी बच्चे, चुप कर जाओ। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। इस तरह तुम हमें मजीद परेशानी में मुब्तला कर रही हो। तुम अपनी भाभी के लिए दुआ करो, अल्लाह पाक उसे सलामत रखे। बेजान इफ़रा के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, जो उनकी गोद में सर रखे रो रही थी। नहीं बीजान, मेरी लापरवाही की वजह से ऐसे हो गया। मैं ना चाहती भाभी को अकेला छोड़कर, तो भाभी इस वक्त मेरे साथ होती। अगर भाभी को कुछ हो गया तो मैं उसको कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। इफ़रा रोती हुई बोली, जबकि रो रो कर उसकी आवाज़ भी भारी हो चुकी थी। ऐसे नहीं बोलते बेटा, अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करेंगे, कुछ नहीं होगा उसे। बीजान ने उसे चुप करवाना चाहा, जबकि वो खुद भी बेहद परेशान हो चुकी थी। उनका दिल खौफ से लरस रहा था कि अगर अलीसा को कुछ हो गया तो वो सब खुद को कभी माफ़ नहीं करेंगे। उनके पास ही चाय नमाज पर बैठी रसिया बेगम का दिल तो अलीसा की फ़िक्र के लिए अपने रब के हजूर दुआएं मांग रहा था। और समरा बेगम भी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। चाहे वो उनकी सगी बेटी नहीं थी, मगर उन्होंने कभी उसे इफ़रात से कम नहीं समझा था और लीसा ने भी बिल्कुल उन्हें माँ जैसी इज्जत दी थी। ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तक तुम्हारे आदमी निकले क्यों नहीं उसे लेकर? सबा फ़ोन कान से लगाती काफ़ी परेशानी के आलम में बोली। मुगजिम और जहांजेब ने गांव में चारों तरफ अपने आदमी फैला रखे हैं। अगर मेरे आदमी वहां से निकले तो वो पकड़े जाएंगे। आवर की आवाज़ फ़ोन में गूंजी। कैसे बेहुदा आदमी रखे हैं तुमने? तुमसे एक ज़रा सा काम नहीं हुआ। सबा गुस्से से बोली। अपनी बकवास बंद रखो लड़की। यहाँ सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी परेशान हूँ। क्योंकि अगर मेरे आदमी पकड़े गए तो मुगजिम मीर अहमद ना तो तुम्हें छोड़ेगा और ना ही मुझे। आवर ने अपना डर सामने रखा। अपने आदमियों को बोलो कोई हल निकाले और जल्द से जल्द अलीसा को लेकर यहाँ से निकले, क्योंकि मुकसिम गांव पहुंचने वाला है। अगर वो पहुंच गया तो सारे गांव को आग लगा देगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। सबा एक एक लफ्ज़ पर जोर देती बोली और बगैर उसके सुने कॉल काट दी और फ़ोन बेड पर उछाल दिया। उसे बार बार अपनी फिक्र हो रही थी कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। अलीसा ने आहिस्ता से आंखें खोली तो अपने इर्द गिर्द देखा, जहाँ मुकम्मल अंधेरा था और सामने एक टूटी हुई खिड़की से कुछ रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी। वो कमरा काफ़ी पुराना था और उसमें सब सामान टूटा बिखरा पड़ा था। अलीसा अपना भारी सर थामते उठ कर बैठ गई। ये मैं कहाँ पर हूँ और मैं यहाँ कैसे आई? अलीसा खुद को किसी अनजान जगह देखकर काफ़ी परेशान हुई। गोया उसे याद नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे पहुंची। उफ अल्लाह, मेरा सर! उसके सर में अभी भी शदीद दर्द था, जिसकी वजह से वो अपना सर ही थाम कर बैठ गई। जब उसके कानों में कुछ लोगों की बातें करने की आवाज़ पड़ी तो हिम्मत करती उठी और खिड़की के करीब गई। देखें, हम अभी गांव से बाहर नहीं निकल सकते। जहांजेब ने चारों तरफ अपने बंदे फैला रखे हैं। अगर हमने यहाँ से हिले भी तो हम पकड़े जाएंगे। एक आदमी फ़ोन पर शायद किसी को वजाहत देने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके सामने 2 आदमी खड़े उसी की तरफ देख रहे थे। जी सर, समझ गए हम। यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं जी। वो लड़की बेहोश है। ओके सर। वो आदमी बोलता फ़ोन कान से हटाता बंद कर गया और सामने खड़े दोनों आदमियों की तरफ उनसे मुखातिब हुआ। गाड़ी का इंतजाम करो। और कुछ औरतों का भी हुक्म मिला है कि इस लड़की का हुलिया बदलकर उसे लेकर जाना पड़ेगा।
और तुम गाड़ी लेकर आओ। वो आदमी सामने खड़े दोनों आदमियों को हुक्म देता उनके साथ ही भाई की जानिब बढ़ गया, जबकि साइड पर खिड़की के पीछे छुपी अलीसा और उनकी सारी बातें सुनकर खौफतारी हुआ। या अल्लाह! ये कौन लोग हैं और मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं और कहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं? मुझे मेरे अल्लाह मेरी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करना। म मीर आप कहाँ पर हैं? प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाएँ। अलीसा रोते हुए अपने खुदा से मदद माँगती आखिर में मुहसिन को पुकारने लगी। जब उसकी नज़र कमरे के दरवाज़े पर पड़ी, जो शायद बंद था, अलीसा फ़ौरन से पहले उठी और तेज़-तेज़ कदम लेती उस दरवाज़े तक पहुँची और उस दरवाज़े को हाथ लगाकर देखा, तो दरवाज़ा लकड़ी का था। अलीसा ने बहुत कोशिश की, बहुत ताकत आज़माई, बहुत हिम्मत करके उस दरवाज़े को खोलने की कोशिश की, मगर वो दरवाज़ा नहीं खुला। आखिर तंग आकर अलीसा वहीं पर बैठकर फूट-फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है उसके साथ। मुहसिन की गाड़ी हवाओं से बातें करती हुई गाँव में दाखिल हुई थी। वो गाँव की हदूद पर ही उसे चांद-सेब और उसके आदमी वहाँ पर खड़े हुए दिखाई दिए। गाड़ी वहीं पर रोककर मुहसिन तेज़ी से गाड़ी से उतरा और चांद-सेब की तरफ बढ़ा। क्या खबर मिली है? कुछ पता चला? मुहसिन बेकरार और बेपनाह परेशानी के आलम में चांद-सेब से पूछ रहा था। नहीं मुकसिम, गाँव की हदूद से बाहर कोई नहीं जा सका और ना ही कोई सुबह से गया है। ये बात तो पक्की है कि जिसने भी अलीसा को अगवा किया है वो इसी गाँव में मौजूद है और मैं सिर्फ तुम्हारे इंतज़ार में था। अगर तो अलीसा इसी गाँव में मौजूद है तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम इस गाँव की गली-गली से वाकिफ़ हैं, तो हम उसे ढूँढ लेंगे। चांद-सेब ने मुहसिन को हिम्मत देनी चाहिए। चलो दाद। मुहसिन बगैर चांद-सेब को कोई जवाब दिए दाद को हुक्म देता गाड़ी में बैठा और इस बार गाड़ी वो खुद ड्राइव कर रहा था, जबकि चांद-सेब और उसके आदमियों की भी गाड़ियाँ उनकी गाड़ियों के पीछे ही थीं। सुबह से शाम होने को थी, सूरज ढलता जा रहा था और आहिस्ता-आहिस्ता अंधेरा अपनी जगह बना रहा था, जबकि अलीसा उस कमरे में बंद सुबह से बैठी भूखी-प्यासी अपनी इज़्ज़त की सलामती की दुआ कर रही थी। अलीसा को इस वक़्त शदीद प्यास महसूस हो रही थी, मगर वहाँ पर कोई पानी मौजूद ना था। उसने एक बार फिर से उठते दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया, मगर जवाब कोई भी ना आया। फिर खुद ही थक-हार कर वहीं पर बैठ गई। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो दरवाज़ा खोलने की या फिर बोलने की हिम्मत कर ले। कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में 2 औरतें और उनके आगे चलता हुआ एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। जबकि उन्हें देखते ही अलीसा फ़ौरन से उठ खड़ी हुई। "आप लोग कौन हो और क्या चाहते हो? प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा।" उन्हें देखते ही अलीसा उनसे मिन्नत करने लगी। तुम किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। वैसे काफ़ी खूबसूरत हो, मगर क्या करें, हमारे मालिक का माल हो। जब तक वो नहीं छू लेते तब तक हमें कहाँ ये लुत्फ़ मिलेगा। हमें तो उनके छूकर छोड़ने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो आदमी अलीसा के वजूद पर गंदी नज़रें डाले, ऊपर से लेकर नीचे तक देखते कमीनगी से कहता-कहका लगाकर हँसा, जबकि उसकी ऐसी बेहुदा गुफ्तगू सुनकर अलीसा मज़ीद खौफ में मुब्तला हुई थी। हुलिया बदलो इसका और लेकर आओ जल्दी बाहर। वो आदमी उन औरतों को हुक्म देता कमरे से बाहर निकल गया। "आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे यहाँ से निकाल दें। आपको पता है मैं किसकी बीवी हूँ? मैं मुहसिन मीर अहमद की बीवी हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे जाने दें, मेरी मदद करें, मेरी इज़्ज़त को खतरा है।" जब कोई रास्ता नज़र न आया तो अलीसा उन औरतों के सामने गिड़गिड़ाने लगी। हम मजबूर हैं बीबी, हम जानते हैं तुम किसकी बीवी हो, मगर हमारे बच्चे और हमारे शौहर इन लोगों के कब्ज़े में हैं। अगर हमने इन लोगों की बात नहीं मानी तो ये उन्हें मार देंगे। उन औरतों ने रोते हुए अलीसा को अपनी मजबूरी बताई तो अलीसा के मुंह पर एकदम से चुप लग गई, जबकि खौफ के मारे उसका रंग सफ़ेद पड़ चुका था। अलीसा को महसूस हो रहा था जैसे उसका दिमाग उसका करना छोड़ दिया। वो बेजान सा जिस्म लेती वहाँ पर ठहर सी गई। मुहसिन तेजी से गांव का एक एक घर और उस घर का एक एक चप्पा छान रमा रहा था, मगर अलीसा तो क्या, अलीसा को कोई सबूत उससे कहीं से बरामद नहीं हो पा रहा था। सिर्फ मुकसिम ही नहीं, जान से दाद और उनके तमाम आदमी गांव के तमाम घरों में जाकर एक एक घर की कई बार तलाशी ले रहे थे, मगर बेसुध उन्हें अलीसा कहीं नहीं मिल रही थी। तमाम घरों की तलाशी लेने के बाद मुकसिम ने अपना रुख जंगल की जानिब किया। जंगल गांव से जरा हटकर था, वहां पर ज्यादातर लोग नहीं जाते थे, मगर मुकसिम को पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अलीसा वहां पर मौजूद हो। मुकसिम तेज तेज कदम लेता तकरीबन भागने के अंदाज में जंगल में दाखिल हुआ, जबकि रात होने की वजह से चांद सेब और उनके आदमी भी मुकसिम के पीछे ही थे और वो लोग हाथों में टॉर्च लिए जंगल में अलीसा को तलाश कर रहे थे। कुछ फासले पर आने के बाद मुकसिम को एक घर दिखाई दिया जो काफ़ी पुराना और टूटा हुआ था। मुकसिम भागता हुआ उस घर के करीब गया
उस घर में दाखिल होते मुक्सिम को सामने सिर्फ एक कमरा दिखाई दिया, जिसका दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के पास जाते मुक्सिम ने एक झटके से दरवाज़ा तोड़ा और कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ मुकम्मल अंधेरा ही अंधेरा था। अपने पीछे आते एक आदमी के हाथ से टॉर्च खींची और उस कमरे की जानिब दौड़ाई, तो वहाँ पर उसे कोई शख्स तो दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता वहाँ ज़मीन पर अलीसा का दुपट्टा ज़रूर मौजूद था, जिसे देखते ही वो पहचान चुका था। तेज़ी से आगे बढ़कर मुक्सिम ने ज़मीन से अलीसा का दुपट्टा उठाया। दाद, अपने आदमियों को बोलो गांव की हदूद को जो भी पार करने की कोशिश करे उसे गोली मार दे। मुक्सिम ऊंची आवाज़ में दौड़ा और दोबारा बाहर की जानिब भागा। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि वो लोग अभी ही निकले हैं अलीसा को लेकर, और इस बात का सबूत पास ही पड़े कुछ कपड़े और कुछ मेकअप का सामान था जो बिखरा पड़ा था। और सबसे अहम बात, वो अलीसा की खुशबू को पहचानता था जो उसके दुपट्टे में भी मौजूद थी। हावर हसन, अगर मेरी बीवी को एक खराश भी आई तो तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारे जिस्म के टुकड़ों को कुत्ते भी खाने से मुंह मोड़ जाएंगे। मुक्सिम अलीसा का दुपट्टा अपने हाथ में लपेटता हुआ वहशत ज़दा लहजे में बोला, जबकि आंखें लाल अंगारा बनी हुई थी। और इससे साफ जाहिर था कि हावर मुक्सिम के अंदर के जानवर को जगा चुका है और वो तेज रफ्तार से जंगल से निकलता गया। गांव की हदूद के कुछ फासले पर ही उन आदमियों को मालूम हो चुका था कि अभी भी गांव की हदूद पर मुक्सिम के आदमी मौजूद हैं। रोहर आने जाने वाले की अच्छी तरह से तलाशी लेकर ये उसे आगे बढ़ने दे रहे हैं। सुनो, इस लड़की के मुंह पर टेप लगाओ और इसका चेहरा ढांप दो ताकि ये बोल ना सके और ना ही इसे कोई देख सके। वो आदमी पीछे बैठी एक औरत को हुक्म देते हुए बोला, तो उस औरत ने कांपते हाथों से अलीसा के मुंह पर टेप लगाई और उसके चेहरे पर घूंघट कर दिया। जबकि उस सारी कार्रवाई में अलीसा भरपूर मसम्मत करती, नफी में सर हिलाते, सारों कतार रोकर उन्हें ऐसा करने से मना कर रही थी, क्योंकि ये आखिरी मौका था खुद को बचाने का। मगर वो लोग उसका मुंह बंद कर चुके थे। खुद को बहुत सीरियस रखते उस आदमी ने गाड़ी आगे की जानी बढ़ाई। गाड़ी गांव की हदूद पर पहुंचते ही कुछ आदमी गाड़ी के आगे आन खड़े हुए, जिसकी वजह से उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। हाँ भाई, कौन है ये औरतें और किधर जा रहे हो रात के इस वक्त? उनमें से एक कार ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी को मुखातिब करते हुए बोला,